लास्ट टाइम हम लोगों ने डिबेंचर्स किया था, तो ये किया था कि डिबेंचर्स अलग अलग कंडीशंस में कहाँ पर इशू की एंट्री होती है, तो उसके जो 6 केसेस थे वो किए थे। अब डिबेंचर्स को अगर हमें बैलेंस शीट में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? नॉर्मली जो आपके X% डिबेंचर्स हैं वो लॉन्ग टर्म डेप्ट में आते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी बैलेंस शीट में मेन हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उस मेन हेडिंग में आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज एक और हेडिंग होती है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में ही आपकी एक होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे डिबेंचर्स को हम शो करते हैं, ठीक है। इसमें डिबेंचर शो होते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज में ही जो दूसरी हेडिंग होती है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें ही आपकी जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो शो होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। बाकी जो डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब आपके तभी के तभी क्लोज हो ही जाते हैं, तो कहीं अपीयर ही नहीं करते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो डिबेंचर पर्सनल नेचर अकाउंट है, लायबिलिटी है, ठीक है। लॉस ऑन इशू को हम साथ साथ राइट ऑफ कर ही देते हैं। जो लॉस ऑन इशू है उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर सफिशिएंट है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ गया तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है, आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द सेम ईयर ऑफ इशू राइट ऑफ कर देते हैं। जिस साल आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसी साल आप इसको राइट ऑफ कर देते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली बोला है तो बात और है, बट एज पर कंपनीज एक्ट इसे हमें सेम ईयर में राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ डिबेंचर्स और प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर्स अकाउंट ही बचते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, जिस साल हमें रिडेम्पशन करनी है उस साल जो हमारा करंट लायबिलिटीज एक इसमें होगा, करंट लायबिलिटीज में करंट मैच्योरिटीज, इसमें तो डिबेंचर्स आ जाएंगे, और अदर करंट लायबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ जाएगा, समझे। तो नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म में शो होता है, लेकिन जिस साल हमें रिडीम करना है उस साल ये करंट लायबिलिटीज में शो होता है। समझ में आया? लॉस ऑन इशू हम सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं। जितने साल भी डिबेंचर्स रहते हैं हमें उस पर अगर इंटरेस्ट की एंट्री स्पेसिफिकली बोला गया है तो ही डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, वरना नहीं करनी। डिबेंचर इंटरेस्ट होता क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट ये इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है, मंथली देना है, कैसे भी देना है। तो आपको जो भी मेंशन हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट को ड्यू करोगे और पे करोगे। मतलब आपने जब इंटरेस्ट ड्यू किया तो आपने कहा डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स
और फिर जब पे किया तो आपने कहा डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा हुआ, आपको ऐसा बोल दिया जाए कि डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो हम उसे करंट लायबिलिटी में शो करेंगे या नॉन करंट में? नॉन करंट में। क्यों? मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू किया और उसके बाद उसे पे नहीं किया अभी, तो वो करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है? उन्होंने बोला नॉन करंट लायबिलिटी है। तो क्यों? तो नॉन करंट, जितनी भी लायबिलिटी हम पे नहीं करते सब नॉन करंट होती हैं। क्या बोलो बोलो? करंट होगी। क्यों होगी करंट? क्यों? इंटरेस्ट तो एक स्पेसिफिक पीरियड पे देते हैं ना, जैसे कि कुछ मंथ्स पे होता है, कुछ क्या ईयर्स पे होता है, वो डिफेक्टिव। इंटरेस्ट हर साल देना ही होता है, मैक्सिमम आप ईयरली दे सकते हो भाई। आप मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, एट द मोस्ट ईयरली दे सकते हो। तो विद इन अ ईयर तो पे करना ही करना है। आपने ड्यू कर दिया, आपने पे नहीं किया तो भी आपको करंट लायबिलिटी ही है, आपको पे करना ही है। अनलेस एंड अनटिल ये कंडीशन नहीं लिखी हो कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉट टू बी पेड रेगुलरली, रादर इट वुड बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। और ये बहुत ही स्पेसिफिक केस होता है जिसके लिए अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो ये आप लोगों को करना ही नहीं है अभी। तो इसलिए डिबेंचर इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ करंट लायबिलिटी। अब ये तो हम दो एंट्रीज हर बार करेंगे जब भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, पे हो रहा है, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। जितना पूरे साल में 2, 3, 4 बार में इंटरेस्ट हमने ड्यू किया है, पे किया है, उतना हम इंटरेस्ट टोटल P&L में डाल देंगे। ठीक है, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। समझ में आया? ये नहीं कि हर बार P&L में डालोगे, पूरे साल में आपको अगर क्वार्टरली भी देना है तो हर क्वार्टर के बाद आप इंटरेस्ट पे कर दोगे और ईयर एंड में आके आप उसे डिबेंचर्स में का इंटरेस्ट P&L में डाल दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिबेंचर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो गया। समझ में आया? डिबेंचर्स के चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिबेंचर्स के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो कि डिबेंचर्स को हम फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर करते हैं तो क्या होगा, और कोलेटरल करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे शेयर्स के चैप्टर में है कि हमने बिजनेस परचेज किया, एसेट परचेज की, कोई सर्विसेज ली, तो उसके बदले डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे कि कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस परचेज अकाउंट करेंगे। ठीक है ना? एसेट परचेज करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या करते हैं? टू वेंडर। बिजनेस परचेज में भी टू वेंडर। लेकिन बिजनेस परचेज में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? क्रेडिट साइड पे, है ना? बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रही है ना, तो इसका मतलब वो होगा कैपिटल रिजर्व। वो कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर डेबिट साइड कम आ रही है क्रेडिट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? डेबिट साइड पर। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। समझ में आई बात? तो अगर हमने बिजनेस परचेज किया है तो वेंडर के अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन आता है। हमने क्या परचेज कंसिडरेशन, उस बिजनेस की क्या वैल्यू डिटरमाइन की है। जो वैल्यू हमने डिटरमाइन की है कि इस बिजनेस को हम इतने में खरीदेंगे,
तो वो जितने की वैल्यू हमने फिक्स की कि इतने में हम खरीदेंगे, वो परचेज कंसिडरेशन है, वो वेंडर में आता है। ठीक है, तो बिजनेस परचेज टू वेंडर, इसमें अगर आपको बिजनेस परचेज की जगह ये दिया हुआ है कि असेट्स टेकन ओवर कौन से हैं, तो ये असेट्स टेकन ओवर हम ले लेते हैं एग्रीड वैल्यू पे। ये असेट्स टेकन ओवर हमारे डेबिट हो जाते हैं, और क्रेडिट क्या हो जाता है, लायबिलिटीज टेकन ओवर। जितनी भी लायबिलिटीज हमने टेक ओवर की हैं एग्रीड वैल्यू पे, तो एग्रीड वैल्यू पे ये टेकन ओवर आ गया। ठीक है, और वेंडर में तो परचेज कंसिडरेशन आ गया। तो अब अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं तो अगेन अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट साइड आ रही है तो गुडविल। समझे? तो इस तरह से ये हो गई। अगर हमने प्रमोशन के लिए दिया है यानी कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, या हमने अंडरराइटर कमीशन दिया है तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से जो भी हो, मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर्स। अगर अंडरराइटिंग कमीशन हो तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर्स। समझे? ये तो हो गई एंट्री फर्स्ट। सेकेंड एंट्री जो भी हो, चाहे वेंडर हो, चाहे आपका प्रमोटर हो, चाहे आपका अंडरराइटर हो, अगर हमने जितने अमाउंट से क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट करना है। अब इनको हम पेमेंट किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? इनको हम पेमेंट अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि इतनी पेमेंट हमने चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू की है, अगर हमें लिखा है बिल्स पेबल के थ्रू किया है तो टू बिल्स पेबल आ जाएगा। अगर हमें लिखा है कि हमने इतने डिबेंचर्स के थ्रू की है तो डिबेंचर्स आ जाएगा। अगर हमें लिखा है शेयर्स के थ्रू किया है तो शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने शेयर्स और डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। अगर हमने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम डिबेंचर्स को रिडीम प्रीमियम पे करेंगे तो वो एंट्रीज भी यहीं एडजस्ट हो जाएंगी। सब कुछ एक साथ भी आ सकता है। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इन सब के अलावा अगर शेयर्स डिबेंचर्स इनके थ्रू पेमेंट करनी है तो कितना अमाउंट पे करना है, क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करने ज़रूरी होते हैं नरेशन में, कंपलसरी है। तो यानी कि कितना अमाउंट हमें पे करना है, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब क्या हुआ? इशू प्राइस कैन बी फेस वैल्यू, इशू प्राइस कैन बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर प्रीमियम ऑन इशू है यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम। इशू प्राइस इज फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, अगर डिबेंचर्स इशू किया डिस्काउंट पे। और जब भी डिबेंचर्स निकलेंगे तो वो डेसिमल में कभी नहीं आएंगे, शेयर्स भी डेसिमल में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि 5222.22 है तो सिर्फ डेसिमल की ये वाली वैल्यू लेनी है, इतना पोर्शन इग्नोर कर देना है। उतने पोर्शन के लिए आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आएगी, वो बैंक के थ्रू पे कर देनी है, राउंडिंग ऑफ करनी नहीं है। अगर 3999.9 ऐसा कुछ आ रहा है तो भी हमें ये लेना है, ये नहीं कि 4000 कर दे, राउंडिंग ऑफ करनी ही नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं करनी है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये?
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें अंडर कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया सेकेंडरी सिक्योरिटी। मतलब कंपनी ने डिबेंचर्स को एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कंपनी कोई लोन लेती है बैंक से, तो बैंक से मान लो कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने एक अपनी बिल्डिंग थी उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। अब बैंक ने कहा कि बिल्डिंग तो ठीक है लेकिन हमें कोई और एक सिक्योरिटी और चाहिए, तो डिबेंचर्स आर द सेफेस्ट सिक्योरिटी फ्रॉम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हमेशा पहले मिलती है। अगर वो जो बिल्डिंग है वो बेचकर उनका लोन नहीं पूरा होता तो डिबेंचर्स यूज़ हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर लोन जितना भी लिया है उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी को यूज़ करने के बाद जो बचता है उसके लिए डिबेंचर्स यूज़ होंगे इफ़ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसे नहीं होगा कि पहले से डिबेंचर्स यूज़ हो जाएं, ठीक है। तो अब जब भी डिबेंचर्स इशू होंगे तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे पास दो तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आते हैं। एक आता है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, एक आता है नहीं करनी। अब होता क्या है, मान लो तुमने बैंक लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। अब इस लोन पे तो आप इंटरेस्ट कुछ ना कुछ पे करोगे ही। मान लो ये 5 लाख का लोन लिया, ये 5 लाख का लोन लिया और इस 5 लाख के लोन पे आप इंटरेस्ट पे करोगे ही। तो क्योंकि आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे नहीं करते, ठीक है। क्योंकि आप इस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। एक तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है कि आपको बैंक टू बैंक लोन की एंट्री तो हमेशा ही करनी होती है। अब डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री करनी है या नहीं करनी ये मैटर करता है। अगर डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री नहीं करनी तो हम सिंपल जो बैलेंस शीट है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें हमने दिखा दिया बैंक लोन। इस बैंक लोन में हमने कहा ये 5 लाख है और अगर मान लो हमने सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग वर्थ रुपीज 6 लाख, हमने 6 लाख की बिल्डिंग इसके अगेंस्ट रखी थी, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। एंड हमने 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 500 ईच issued as collateral security। ये हमने collateral security की फॉर्म में इशू कर दिया, ठीक है। इतनी सी बात हमने बता दी और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर हमें पूरी बैलेंस शीट दिखानी है तो जो असेट्स हैं उसमें जो करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स के अंडर जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वहाँ पे भी हमने 5 लाख शो कर दिया। ये डिबेंचर्स का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, कुछ नहीं और करना, ठीक है। ऑल्दो तुमसे सिर्फ ये वाला पोर्शन ही पूछा जाता है, ऊपर वाला, नीचे वाला जनरली नहीं पूछा जाता क्योंकि वो सिर्फ डिबेंचर्स वाला ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। अब अगर ये बोला जाता कि नहीं भाई डिबेंचर्स की भी एंट्री करनी है तो हम ये वाली एंट्री तो करते ही, बैंक टू बैंक लोन। दूसरी एंट्री एक और क्या करते, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख। बैलेंस शीट ये पूरी एज इट इज बनती, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाता, इसमें चेंज ये हो जाता कि हम यहाँ पे जो बैंक लोन शो कर रहे हैं तो बैंक लोन 5 लाख होता, ये भी हम लिख देते सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग वाली चीज़,
और फिर नीचे लिखते 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच, कितने थाउजेंड, 5 लाख, और लेस डिबेंचर सस्पेंस। बात वही रही है, कहीं कोई चेंज नहीं आया, अल्टीमेटली 5 लाख ही आ रहा है। बस फुल डिस्क्लोजर वाली बात है, क्योंकि यहाँ जर्नल एंट्री पास किया तो हमें इनको बैलेंस शीट में इस तरह से प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे नहीं पास की तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर ऑन ड्यू डेट कुछ ऐसा हो गया कि कंपनी फेल्ड टू पे लोन पे करना रह गया, तो कंपनी क्या करेगी? एंड आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ₹4,20,000, 4,20,000 का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो अब कंपनी क्या करेगी? अगर तो उन्होंने यहाँ एंट्री पास नहीं की हुई तब तो सिंपली लोन पे नहीं किया ना, अब उसके बदले में क्या कर रही है? डिबेंचर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिटरमाइंड एट ₹3 लाख, ये वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 3 लाख में चली गई, तो डिबेंचर्स के थ्रू कितना पे होगा? सिर्फ 1,20,000, ठीक है। तो इस वाले केस में सिंपल बैंक लोन टू 12% डिबेंचर्स 1,20,000। लेकिन अगर ये वाली एंट्री पास की थी तो पहले तो उसको रिवर्स कर दो, 12% डिबेंचर्स 2 डिबेंचर सस्पेंस, क्लोज कर दी, इसका इम्पैक्ट खत्म कर दिया। अब सेम एंट्री, इस बैंक लोन को बैंक लोन टू 12% डिबेंचर्स, ठीक है ना, कि हमने इतने डिबेंचर यूटिलाइज किए, यानी कि जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को पहले हमने यूटिलाइज कर दिया, 3 लाख उस बिल्डिंग से हमें आए, तो बैंक पहले उस बिल्डिंग को सेल करेगा, उस बिल्डिंग से जो पैसे आएंगे उन पैसों को यूज़ करेगा, फिर जो बचा हुआ लोन है वो डिबेंचर्स के थ्रू लेगा। तो कंपनी ने उसके बदले डिबेंचर्स दे दिए। अगर ये बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 4,20,000 थी, अगर पूरा का पूरा बिल्डिंग से हो जाता कवर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो तुम्हारा डाउट था वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? कभी भी कोई वर्कर्स को कोई कॉम्पनसेशन देना पड़े तो उसके लिए एक रिजर्व पहले से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे नॉर्मली अपीयर करता है, ठीक है। अब चेंज इन BSR हो, एडमिशन हो, सब में सेम ट्रीटमेंट चलता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं आता कि कहीं कोई चेंज है। डिसोल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे पास हम केस 1 लेते हैं, सब हम ये मान के चलते हैं कि A, B और C 3 पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, ठीक है। फर्स्ट केस में हमें सिंपल WCR दे रखा है ₹60,000 का, तो यानी कि 60,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे WCR
2A, 2B और 2C 60,000 को इन तीनों में 3:2:1 में। सेम हम एडमिशन के केस में करेंगे। WCR 2A, 2B, 2C सेम हम यहाँ करेंगे 2A, 2B और 2C, और सेम ही यहाँ करेंगे 2A, 2B, 2C। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम है ही नहीं। अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो सिंपल WCR 2A, 2B, 2C हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर क्लेम होता, हम दूसरा केस लें कि हमें कहते हैं कि WCR तो हमारे पास 60,000 है और क्लेम भी मान लो ₹45,000 है। तो अब 45,000 का क्लेम है तो हम 45,000 का क्लेम शो करेंगे और बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? WCR 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 2A, 2B और 2C। यहाँ पे डेबिट में तो पूरा 60 आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में आपका 45 आएगा और बचा हुआ जो 15,000 है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? सेम यहाँ होगा और सेम ही यहाँ होगा। अब डिसोल्यूशन में क्या आएगा कि हमारा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है टू रियलाइजेशन, ये तो रियलाइजेशन में जाएगा। कितना? 60 में से 45, और जो बचा हुआ है वो A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो ये क्लेम था उस क्लेम को हम रियलाइजेशन टू बैंक कर देंगे, पे कर देंगे, जितना भी क्लेम था उसे पे कर देंगे। समझे? तो इन तीनों में सेम ट्रीटमेंट रहा, यहाँ ये चेंज आ गया। ठीक है? कोई बात नहीं, अभी आ रही है। अब अगर हम नेक्स्ट केस पे आते हैं कि WCR, नाउ केस 3 में क्या हो रहा है कि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 है लेकिन क्लेम हमारे पास 90,000 का आ गया। अब इस केस में हमने कहा WCR डेबिटेड 60, ठीक है। फिर WCR के साथ रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो टोटल क्लेम 90,000 का था जिसमें से 60,000 हमने रिजर्व यूज़ किया, बचा हुआ रिवैल्यूएशन में आया और रिवैल्यूएशन की क्योंकि ये डेबिट में आ रहा है तो ये लॉस हो गया। तो A, B और C टू रिवैल्यूएशन, ये तीनों डेबिट होंगे अगेन 3:2:1 30,000 से। और ये सेम ट्रीटमेंट ही हमारा एडमिशन में होगा और सेम ट्रीटमेंट ही हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ में होगा, कहीं कोई चेंज नहीं आता। अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना है। बात यह है कि अगर तो क्लेम है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे,
और अगर तो क्लेम नहीं है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर क्लेम नहीं है तब भी तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया तो कुछ गलत नहीं होने वाला, कर सकते हो। फिर जितना भी क्लेम होगा वो क्लेम हम रियलाइजेशन टू बैंक कर देंगे, 30,000 का, समझे? तो इस तरह से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में जो भी क्लेम होता है हमेशा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे क्लेम कम था तो बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ सब जगह। यहाँ पे अगर क्लेम ज़्यादा था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ले लिया। बाकी डिसोल्यूशन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आपने पहले जितना क्लेम था उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, बाकी जो बचा था वो 15,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर फिर जितना क्लेम था वो क्लेम हमने 45,000 का बैंक के थ्रू पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जितना क्लेम था वो हमने यहाँ पे 90,000, ये 90,000 हमने यहाँ पे कर दिया, तो 90,000 का क्लेम यहाँ पे कर दिया और ये रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अल्टीमेटली जितना क्लेम है उतने से हमें ये देखना है कि हमें रिजर्व कम पड़ रहा है या पूरा पड़ रहा है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मतलब कोई क्लेम नहीं है। अगर यहाँ पे क्लेम 60,000 ही होता तो 60,000 क्लेम होता तो हम WCR टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कर देते। और जितना भी अमाउंट ऑफ क्लेम है, जैसे कि इस केस में ये 45,000 है, इस केस में 90,000 है, तो जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट, तो हम इनको लायबिलिटी साइड पे शो कर देते हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में अभी हमने पे नहीं किया है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 90,000 या 45 जितना भी क्लेम होगा वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में शो कर देते हैं, ठीक है। जैसे उसमें रियलाइजेशन वाली एंट्री है, वहाँ 60,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें। हाँ, क्योंकि हमारा रिजर्व 60,000 था लेकिन क्लेम 90 है तो हमने 90 की पेमेंट कर दी। 30 का कहीं नहीं करना ना, वो तो सारी लायबिलिटीज वो पे ऑफ कर ही रहे हैं ना, तो उन्होंने भी पे ऑफ कर दी। नुकसान हुआ, ठीक है, वो तो पूरे ओवरऑल रियलाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस में उसमें आ जाएगा ना, एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लॉस की एंट्री की तो हमने वहाँ नहीं करनी? नहीं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है करने की, यहाँ पे जब बोले तभी करनी चाहिए, ठीक है। और कर भी दोगे तो कुछ गलत नहीं है। अगर तुम बाई चांस यहाँ पे ये कर भी देते हो A, B और C टू रियलाइजेशन तो भी कुछ गलत नहीं होना वाला, कर सकते हो। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमेशा, कभी भी कोई भी पुराना रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा, बिकॉज वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के इवेंट से जनरेट हुआ है, ठीक है, समझे? आया समझ में कृत्योत? नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन साइज। कॉमन साइज और कंपैरेटिव की जब हम बात करते हैं ना, तो कंपैरेटिव अगर हम बना रहे हैं तो ये एक तरह का टाइम सीरीज होता है कि हम ओवर द टाइम पीरियड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज है और ये परसेंटेज चेंज है। तो ये करंट आता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज इन जो भी एब्सोल्यूट चेंज है अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो यानी कि 2 ईयर्स का आपस में रिलेशन हम बता रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ हम बता रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब अगर ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, असेट्स, ये सारा। अगर इनकम स्टेटमेंट है तो इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव तो ये हो गया। जब हम कॉमन साइज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर,
इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक फर्म का बनाया जाए। ये भी हो सकता है कि ये दो फर्म्स का कंपैरेटिव स्टडी हो। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू फर्म्स। तो कंपैरेटिव वर्ड देख के आंख बंद करके मत करना कि कंपैरेटिव है तो मतलब वही बनानी है। ये देख लेना कि वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू फर्म्स तो नहीं कह रहे हैं कहीं। तो ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना। कंपैरेटिव देख के आंख बंद करके ये वाला स्टेटमेंट मत बना देना, ठीक है। क्योंकि अगर दो फर्म हैं तो जैसे कि मान लो इसकी जगह हम कह सकते हैं फर्म एक्स और फर्म वाई। फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है तो, अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और प्रीवियस ईयर अलग करंट ईयर अलग, या एक्स अलग वाई अलग। यानी कि इन दोनों कॉलम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, हम दोनों को इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जनरली जैसे कि डिपार्टमेंटल कंपैरिजन करना हो तो भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज नहीं हो रहा। समझ में आई बात। तो कॉमन साइज में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के हर कंपोनेंट उस टोटल का कितना परसेंटेज है, और अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एवरी कंपोनेंट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, समझ में आया? ये डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमारे डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं। हम ये वाला पेपर कोड है प्रीवियस ईयर का ही 67/4/3, ठीक है। इसके डाउट्स ले रही हो अभी, ठीक है। तो इसमें पहला डाउट है फर्स्ट का ए पार्ट। देखो फर्स्ट का ए पार्ट है, अर्नव लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ ₹24 लाख। It issued 9% debentures of 100 each at a discount of 4% for payment of purchase consideration. Number of debentures issued to vendor. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जितना अमाउंट टू बी पेड होता है, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। अब अमाउंट हमें कितना पे करना है? 24 लाख का, तो 24 लाख अपॉन 4% डिस्काउंट मतलब 96, ठीक है। तो 24 लाख अपॉन 96 कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे इसके। कितना हो गया? 25,000। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाला? अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस, तो 25,000 डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स्थ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें है कि कंपनीज एक्ट, एक तो सेक्शन कौन सा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का? ऐसे याद नहीं, कैसे याद तो होना चाहिए। कुछ 5 के रेंज में है, 52, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फुली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, परचेज ऑफ ओन शेयर्स यानी कि बायबैक ऑफ शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज, या फिर हम अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए। तो जिसका बी ऑप्शन है पार्टली पेड बोनस इशू, ये नहीं कर सकते हम। फुली पेड यानी कि पार्टली को फुली पेड अप करने के लिए हम नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो पार्टली पेड बोनस इशू के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट कौन सा है? 7th का बी पार्ट। 7th का बी पार्ट है M Limited forfeited 5,000 equity shares of 10 each at a premium of 10% for non-payment of final call. The minimum amount of at which these shares can be reissued as fully paid up.
तो मिनिमम अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है, अमाउंट फॉरफिटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये उसने पे नहीं किया, यानी कि 8 रुपये पे किए हैं, है ना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपये हो गया। तो मिनिमम प्राइस उसका 2 रुपीज़ पर शेयर हो गया। तो 5000 इंटू 2 10,000 हो गया। हम इसको एक बार ए भी बता देंगे। क्या ए, हाँ, तो ये वाला हो गया। पहले 2000 इंटू 5000, ये 10,000 हमारा अमाउंट हो गया। इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, बी। अब इसी का ए पार्ट देखो, 7th का ही ए पार्ट कि 6000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। ठीक है। आशीष द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, द टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट पे 6000 इंटू 3 तो मिला ही, 6000 इंटू 3 तो मिला ही इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्लस उसके 2 सेशन है ना। और प्लस उसके जो 200 शेयर्स हैं उसमें 5 रुपए की फर्स्ट कॉल भी मिल गई। हमसे ये पूछा नहीं गया कि अलॉटमेंट के लिए कितना मिला, हमें ये पूछा गया कि अलॉटमेंट के टाइम टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ दैट इज 19,000। तो आंसर इज बी। ठीक है। फिर 8th पर आ जाओ। 8th में ए पार्ट भी कर ही लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट विद थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट पेड टू पार्टनर्स। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही था। इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये टॉपिक अभी हमने किया था। 80,000 का रिजर्व है, क्लेम 1 लाख का है, तो जो 20,000 का है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, ठीक है ना, वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि ए पार्ट आ गया इसका आंसर। ठीक है। चलो 8th के बाद हमारा आता है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20। हम्म 20 में क्या कह रहे हैं वो कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। राजेश अनु वाज पार्टनर, 1:2 फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है। आफ्टर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% विच वाज नॉट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क करने वाला वो एक तो ये है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी। ठीक है। फिर 12% है, ऊपर जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ के 2 पार्टनर्स है ना, कौन कौन, राजेश और अनु। अब इसमें पहला स्टेप तो हमको करने की जरूरत ही नहीं, कुछ रॉन्ग वाला तो सिनेरियो है ही नहीं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% है जो पार्टनर्स में क्रेडिट करना है। 6 लाख और 3 लाख पे कितना हो गया, 36। 72 यहाँ आएगा और 36, तो ये आ जाएगा 108। ये 108 हमारे लिए लॉस हो गया। रेशियो दी हुई है कोई, 1:2 दी हुई है ना, तो 1:2 की रेशियो में आ जाएगा ये 36 और 72। तो ये हमारे पास आ गया 36 क्रेडिट और ये 36 डेबिट। तो यानी कि अनुज, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। अनुज करंट अकाउंट डेबिटेड टू
राजेश करंट अकाउंट 36। ठीक है। अब इसमें ना जैसे शो योर वर्किंग्स क्लियरली है और 3 नंबर का है, तो 1 नंबर तुम्हारी इस एडजस्टमेंट टेबल के भी हैं और 2 नंबर इसके हैं। वर्किंग नोट्स के नंबर जनरली नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि कुछ वर्किंग नोट्स है, जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं और उसमें लिखा भी स्पेसिफिकली होता है कि शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है। फिर 25th है इसके बाद। में हमसे बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म। हमें ये एज्यूम करना है कि हमने रियलाइजेशन में सबको ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो ये एज्यूम कर ही लिया करो और लिख दिया करो इट इज़ एज्यूम दैट ऑल। ये नोट डाउन तो कर लिया था, मैं तो पूछा ही नहीं। तो 25th में फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। A machine which was not recorded in the books were taken over by Mohit at 7,000 whereas its expected value was 10,000। expected से हमारा कोई मतलब नहीं होता। 7,000 पे उसने टेक ओवर की, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो जब भी कोई असेट टेक ओवर करता है पार्टनर तो क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो किसने टेक ओवर की, मोहित ने। तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में, जितने में उसने टेक ओवर किया। ठीक है। फिर रोहित्स लोन ऑफ 15,000 सेटल्ड एट 13,500। रोहित भी पार्टनर है, सेटल हुआ है 13,500 में, तो हम कहेंगे रोहित्स लोन। अब हमें ये नहीं पता ना कैश है या बैंक है, तो इट इज ऑलवेज प्रेफर टू राइट बैंक। ठीक है। और रोहित लोन सेटल किया है, इसका मतलब है कि हमें ही पे करना था, मतलब कंपनी को ही पे करना था। तो रोहित्स लोन डेबिट 15,000। हमेशा बैंक को ही प्रेफरेंस दिया करो और जो बैलेंसिंग फिगर है वो रियलाइजेशन में आ जाएगी। 13,500 और ये हो गया 1,500। फिर द फर्म हैड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। Mohit took over 50% of investment at a discount of 10%, while the remaining investments were sold off for 60,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स में से 1 लाख की थी, उसमें से 50% किसने ले ली, मोहित ने, और बची हुई 50% सेल कर दी हमने। यही कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन। 10% पे डिस्काउंट, यानी कि 50,000 को लेस 5,000 45,000। तो हमारे पास बैंक में पैसा आया, बाकी 50% कितने में हुई, 60,000 60,000 में। मोहित्स कैपिटल अकाउंट, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 60 होगा क्योंकि बैंक में पैसा इतना आया। मोहित्स कैपिटल 45 होगा और टू रियलाइजेशन 105 होगा। हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करो एंट्रीज को, जहाँ पे ऐसी एंट्रीज को क्लब कर दो, क्योंकि तुम्हें 2 अलग अलग बार नरेशन में तो लिखनी पड़ेगी ना। अलग अलग करने में कोई गलती नहीं है, मार्क्स नहीं डिडक्ट होने वाले, डोंट वरी, बट तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 23,000।
सैंड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 45,000 सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2,000। फटाफट से कर लेते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ तो समझा रही हूँ बस। सैंड्री क्रेडिटर्स 45,000 के थे, सेटल्ड हुए 2,000 डिस्काउंट पे, तो रियलाइजेशन टू बैंक 43,000। फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन यानी कि मोहित डेबिट रोहित डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6-6 हज़ार में, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, चलो तो लाइक शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.